स्वागत है आपका नए तारामंडल ITI के इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। अगला उसके क्या कहते हैं, नेक्स्ट उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कल पढ़ रहे थे मटेरियल ऑफ कोर में, तो जैसे हम वाइंडिंग ऑफ मटेरियल देख रहे थे। क्या कर रहे थे? देख रहे थे वाइंडिंग ऑफ मटेरियल। तो वाइंडिंग ऑफ मटेरियल में क्या है कि वाइंडिंग ऑफ मटेरियल देखिए, वाइंडिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है? दो मटेरियल होते हैं बेसिकली वाइंडिंग के। पहला होता है हमारा कापर। क्या होता है? हमारा कापर होता है। ठीक है, इस कापर का उपयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे कापर का उपयोग कहाँ पे करते हैं? पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं। कहाँ पे? पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एल्युमिनियम। क्या हमारा? एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करते हैं। कापर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, देखिए पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? हाई होती है। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? हमारी हाई होती है। कब हाई होती है? जब इसको नियर टू फुल लोड पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, नियर टू फुल लोड पे। ठीक है, यानी कि फुल लोड पे पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? हमारी हाई होती है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? हमारी लगभग 50% होती है। अप्रॉक्स कितनी होती है? 50% होती है। इसकी एफिशिएंसी 50% क्यों होती है? देखो, इस बात को समझो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, इसमें डायरेक्टली किसी उपभोक्ता का, पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि किसी भी उपभोक्ता का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट करने का सेंस है कि अगर यहाँ पे ये पावर ट्रांसफार्मर को इसका उपयोग किया था हमारा 33 kV, सुनो 11 kV, 33 kV। मैं एक मिनट रुक जाओ। पावर ट्रांसफार्मर देखिए, पावर जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये हमारे होते हैं इस साइज होते हैं 11 kV, 33 kV, ठीक है, 66 kV, 132 kV और हमारा 220 kV, 400 kV। ठीक है, अब एक और ट्रांसफार्मर 665 kV, यानी कि 765 kV तक के ट्रांसफार्मर होते हैं। ये सभी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी क्या होती है? हमारी इनकी एफिशिएंसी क्या होती है? हमारी हाई होती है। हाई होने का सेंस से कब हाई होता है? दक्षता इनकी क्या होती है? हमारी उच्च होती है। ठीक है, दक्षता उच्च होती है। कब होती है? और इसको फुल लोड पे उपयोग किया था। कब होती है? नियर टू हाई एफिशिएंसी टू नियर टू फुल लोड। नियर टू फुल लोड। अब ये फुल लोड का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए जो 11 kV का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अब ये अगर जैसे कि मान लो कि हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है, ये एक ट्रांसफार्मर है 33 kV से 11 kV में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। 33 kV में 11 kV में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना, सपोज करो 33 kV में 11 kV कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर ये यहाँ इधर हमारा है 33 kV। चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे समझाता हूँ। इसको ना स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप इसको। ठीक है, आगे मैं समझाता हूँ कैसे। समझिए पहले कैसे जनरेशन होता है, उस बात को मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या होता है हमारा, ये जनरेशन पॉइंट होता है हमारा। जनरेशन
यानी कि क्या होता है हमारा अल्टरनेटर यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, अल्टरनेटर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेटर क्या करता है, भारत में क्या आपको पता है कि 11 केवी और 33 केवी की विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 11 केवी और 33 केवी का विद्युत उत्पादन भारत में किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, एक अल्टरनेटर लगा हुआ है, यहाँ पे टोटल मान लो 33 केवी आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है, ये हमारा 33 केवी से सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा 400 केवी में। क्या लग गया, कन्वर्ट हो गया 400 केवी में। क्या कर दिया मतलब इसको कन्वर्ट कर दिएगा। ये कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हमारा, स्टेप अप, ठीक है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अब इसके बाद ये 400 केवी में आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, स्टेप डाउन करते चले जाएंगे, सपोज करो, ठीक है ना। अब इस 400 को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, प्राइमरी, ये हमारा क्या जनरेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरेशन है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने ट्रांसफार्मर लगाया है 400 केवी का। अब इसको हम किसे बदल देते हैं, सीधे क्या बदल देते हैं, 132 केवी के भी बदल सकते हैं। किसे बदल सकते हैं हम लोग, अब देखो ये कोर लगाते हैं हम लोग, इसको किसमें बदल दिया हमने, 400 केवी को हमने बदल दिया 132 केवी में, ठीक है। आई बात समझ में ना। और उसके बाद देखो फिर अब हमने क्या किया, इसको हमने बदल सकते हैं 132 केवी को 33 केवी में, ठीक है। ये तो प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब ये हमने बदल दिया इसको 132 टू 33 केवी। आई बात समझ में। अब देखो ये सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप था, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, स्टेप डाउन। ये TYF के मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब 33 को हम क्या बदल देते हैं, 11 केवी में बदल देते हैं। किसमें, अब ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्राथमिक वितरण कहलाता है। एक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक वितरण बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा 33 से इसमें बदल गया 11 केवी में, ठीक है। अब इस 11 केवी को बदल सकते हैं किसमें, 11 केवी टू 415 वोल्ट। किसमें बदल गया, 415 वोल्ट। ये हमारा क्या लगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस 415 को हम किसमें बदल सकते हैं हम लोग, 415 आ गया, हाँ अब नहीं 415 आ गया। यहाँ पे 4 ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे होता है, इसमें 3 फेज होता है ना। अब लेकिन इधर क्या होता है, 4 फेज होता है, 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। यहाँ पे टोटल 4 तार आ गया ना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जब जो मान लो पोल से ये बात जानो कि जो पोल होता है हमारा घर के आसपास, जो पोल नहीं लगा होता है, ठीक है। और ये हमारा हाउस है, सपोज करो, ठीक है। इस पोल से इस हाउस के पास जो सप्लाई तार आती है, इसको क्या बोलते हैं, सर्विस मेश बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, सर्विस मेश बोलते हैं। जो पोल से हमारे घरों के पास सप्लाई आती है घर के पास, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि पोल पर जो केबल खींचते अपने घर में ना, उस केबल और मीटर, यानी कि मान लो मीटर लगा हुआ हमारा, मीटर बॉक्स से पोल के बीच की जो तार लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस मेश बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही है। अब देखो
अब मान लो कि ये तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, समझ गए बात को पूरे। अब यहाँ पे समझिए, अब मान लीजिए कि हमारा पावर ट्रांसफार्मर, जितने पावर ट्रांसफार्मर है, जितना दिया उतना लोड पे उपयोग हो रहा है ना, सभी उपयोग हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन मान लीजिए सभी उपयोग हो रहा है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी कब हाई होती है, जब इसको फुल लोड पे होता है, यानी कि ये इसका लोड हमेशा प्रॉपर बना हुआ है, यानी कि 400 से 132 में हमेशा बदल रहा है, 400 से 132 में हमेशा कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, बदलता रहा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इसकी एफिशिएंसी इसलिए क्या होती है, लगभग 98% होती है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है हमारी, लगभग 98% होती है, ठीक है। अब वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को पता है आपको कि यहाँ पे 3 फेज है हमारा, और यहाँ पे सपोज करो ये टोटल हमारा 4 तार निकला है, ठीक है ना, 4 तार निकला हुआ, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, और यहाँ पे घर है, टोटल 4 घर है। सभी की जो क्षमता हमारी है, सभी घर में मान लो किसी घर में मान लो इसको 2 किलोवाट है, इसका 3 किलोवाट है, इसका 4 किलोवाट है, किलोवाट है, 5 किलोवाट है, ठीक है ना। 2 किलोवाट, और ये 3 किलोवाट था, 4 किलोवाट था, 1 किलोवाट था, और ये हमारा 5 किलोवाट था, ठीक है। सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है, ठीक है। अब सभी के घरों में मान लो इसे सप्लाई दी गई है, ऐसे सप्लाई ली गई है। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि मान लो ये पूरा 2 किलोवाट एक के साथ अपना यूज कर रहा हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। हाँ, हो सकता हो अभी फ्रिज चल रहा हो, एसी चल रहा हो, बल्ब चल रहा हो, कुछ देर बाद क्या हुआ, एसी बंद कर दिया, क्या बल्ब चालू हो गया केवल, ठीक है। यानी कि इसमें लोड का फ्लक्चुएशन होता रहता है हमेशा। लोड हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है ना, पता नहीं रहता कौन चला रहा है, कभी लोड बढ़ जाएगा, कभी क्या होता है लोड घट जाता है, कभी लोड बढ़ जाता है, कभी लोड घट जाता है, ठीक है ना। आए बस समझ में। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है, लगभग 50% होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, लगभग 50% होती है। क्यों? क्योंकि ये कभी फुल लोड पे उपयोग ही नहीं किया जा सकता, कभी फुल लोड पे उपयोग ही नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसकी एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 50% के आसपास होती है। आ गई बात समझ में। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, 98% होती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, लगभग 50% होती है। ओके, आगे बढ़ें, मिटा दें। देखिए अब क्या है, कंडक्टर होता है हमारा, क्या हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या कहलाता है हमारा, जो कंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड, देखो जो सॉलिड कंडक्टर होता है, स्टील वाला वायर देखा है कि नहीं, वायर देखा है, देखा है स्टील वायर, ई क्या लिख दिया भाई, हाँ स्टील वायर देखा है ना, वो क्या होता है, हार्ड होता है। सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है। इट मीन सॉलिड कंडक्टर का वहाँ पर सॉलिड कंडक्टर होता है, इसमें क्या होता है, एक इसकी एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, सॉलिड कंडक्टर की एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, लो होती है। एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, इसकी लो होती है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत हार्ड होता है, हार्ड होने की वजह से इसको कॉपर कंडक्टर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता प्रॉपर रूप से, ठीक है ना। इसको मोड़ने में क्या होती है हमारी, इसको कठिनाई होती है, ठीक है ना। सॉलिड जो कंडक्टर होता है, स्टील वायर वगैरह होता है, इसका प्रयोग बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए किया जाता है, मैकेनिकल रूप से मजबूत बनाने के लिए। जैसे मान लो आप पोल पे जो तार देखते हो आप लोग, ठीक है ना, ये एल्युमिनियम का तार होता है, आए बात समझ में, एल्युमिनियम का तार होता है। उस एल्युमिनियम के तार के बीच में एक क्या करते हैं, स्टील का वायर डाल देते हैं, स्टील का वायर डाल देते हैं, जिससे वो मैकेनिकल रूप से क्या होता है, मजबूत हो जाता है। मैकेनिकल रूप से स्टील वायर डालने का मेन उद्देश्य यही होता है कि जिससे वो मजबूत हो जाए। आई बात समझ में, इसलिए उसमें स्टील वायर डाल देते हैं, तो वो सॉलिड कंडक्टर होता है। इसकी अगर इसको कंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाए तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हाई होगी, हीट ज़्यादा होगा, इसमें लाइन लॉस क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा, लाइन लॉस क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। आई बात समझ में। तो इसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग। एफिशिएंसी लो, दूसरा पॉइंट लाइन लॉस हाई इन दिस कंडक्टर, रेजिस्टेंस
हाई होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? ओके, अगला हमारा उसके आगे पड़ता है क्या कहते हैं, अगला पड़ता है हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्या हमारा है दूसरा? स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड, अब तो स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है यह बेसिकली क्या होता है कि लचीला होता है, ठीक है। इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मोड़ा जा सकता है, इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। इसकी इफिशियंसी क्या होती है हमारी, हाई होती है। लाइन लॉस लो होता है। रेजिस्टेंस भी इसमें क्या होता है हमारा, कम होता है, ठीक है। और इसको प्रयोग करने से स्किन इफेक्ट भी क्या होता है हमारा, कम होता है। इसके बेसिक पॉइंट, कुछ बेसिक पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इफिशियंसी लो हाई, हिंदी पूरा लिख देते हैं, इफिशियंसी हाई, ठीक है, रेजिस्टेंस लो। तीसरा पॉइंट, स्किन इफेक्ट इज लेस, स्किन इफेक्ट इज लेस। आई बात समझ में ना, स्किन इफेक्ट लेस होगा। चौथा पॉइंट, लाइन लॉस, लाइन लॉस लो। अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड कंडक्टर है, तो इसको मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर है तो इसको हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक पड़ता है हाँ, देखिए इसके अलावा हमारा एक टॉपिक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगले इसके अलावा इंसुलेशन ऑफ लेमिनेशन, इंसुलेशन ऑफ लेमिनेशन, इस टॉपिक को समझते हैं। नहीं इतना ही नोट कर लिए, उसके आगे बढ़ते हैं, हम बताएं समझाएंगे। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे इंसुलेशन ऑफ लेमिनेशन, यानी कि लेमिनेशन जो करते हैं उसका इंसुलेशन क्या मतलब कहलाता है, बेसिकली वही उसी के बारे में पढ़ने वाले थे। इंसुलेशन ऑफ थिन लेमिनेशन लिखिए, थिन सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे, थिन इंसुलेशन ऑफ थिन लेमिनेशन, ठीक है। अब एक बात जानो, कहने का तात्पर्य ये है कि ये ट्रांसफार्मर, ध्यान से देखो सभी लोग, ध्यान से इसमें देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये क्या होता है, इसके कोर होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे कोर होता है जो कि किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है। किसका होता है हमारा, सिलिकॉन स्टील का होता है। अब इसका लेमिनेट क्यों करते हैं, इसको लेमिनेट इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस को क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। और सिलिकॉन स्टील का किस लिए बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसको इसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस हमारा क्या हो, हमारा कम हो, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि थिन लेमिनेशन करते हैं, यानी कि लेमिनेशन क्या करते हैं, इस पर थिन करते हैं, ठीक है, पतला करते हैं। पतला क्यों करते हैं, अगर मान लो उसके लेमिनेशन मोटा कर दिया जाएगा, ठीक है, लेमिनेशन अगर मोटा कर दिया जाएगा, जिससे होगा क्या कि देखो आपको पता है कि ये हमारा होता है, ये जो टी स्क्वायर क्या होता है, समानुपाती होता है हमारे, ठीक है, ये हमारा किस समानुपाती होता है। अगर मान लो अगर हमारा लेमिनेशन को मोटा कर दिया जाएगा तो ये लॉसेस हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, लॉसेस हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। यानी कि यही लिखा कि अगर लेमिनेशन को सही तरीके से ना किया जाए तो एयर गैप उत्पन्न होता है। मान लो कि एयर गैप अगर कहीं ज़्यादा हो, कहीं मोटा हो, कहीं पतला हो, तो मान लो ये हमारा स्टैंपिंग कोड दिया है, कहीं किसी पत्ती में लेमिनेशन मोटा कर दिया, किसी पत्ती में कर दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, एयर गैप उत्पन्न हो जाएगा। और एयर गैप उत्पन्न होगा तो जिससे हमारा रिलेक्टेंस उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, रिलेक्टेंस उत्पन्न होगा। रिलेक्टेंस उत्पन्न होगा जिससे क्या होगा कि फ्लक्स हमारा क्या होगा, सेटअप नहीं होगा। रिलेक्टेंस क्या करता है, रिलेक्टेंस की परिभाषा यही है ना कि फ्लक्स के बहने में क्या सेट होने में क्या करता है, सहायता प्रदान नहीं करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। जब एयर गैप होगा तो रिलेक्टेंस उत्पन्न होगा, रिलेक्टेंस उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स सेटअप नहीं होगा सही से, फ्लक्स सेटअप नहीं होगा तो फ्लक्स की क्या होगा, कमी होगी, ठीक है। आई बात समझ में, जिससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर के कोर में क्या होगा, एक ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर देखते हो, आवाज़ आती है ना, आई बात समझ में ना, उससे भी तेज आवाज़ आएगी हमारी, और तेज़ी से आएगी, हमें आएगी,
ठीक है, जिससे क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर कोर में जो ध्वनि की उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, हमिंग नॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हमिंग नॉइज कहते हैं। इस मैग्नेटिक हमिंग को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटोस्ट्रक्शन फिनोमिना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटोस्ट्रक्शन फिनोमिना कहते हैं। ठीक है ना, आए बस समझ में। तो मैंने बताया कि फार्मूला होता है कि अगर लेमिनेशन को सही तरीके से इसीलिए लेमिनेशन को हमें पतला रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा फ्लक्स क्या हो, आसानी से सेटअप हो। ठीक है, फ्लक्स सेटअप आसानी से सेटअप नहीं होगा, कंसिक्वेंस क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है मैंने बताया आप लोग को। रिलेक्टेंस उत्पन्न होगा, फ्लक्स सेटअप नहीं होगा, फ्लक्स सेटअप नहीं होगा तो कोर में क्या होगा, हमिंग साउंड आएगी। उस हमिंग साउंड को तो मैग्नेटोस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर होता है। ठीक है, अभी दो तरीके के कोर होते हैं हमारे। कोर हमारे कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। इसको मिटा दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसको। हेडिंग हमारा अगला, एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर। एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर। ठीक है ना, स्टेप्ड कोर है, डबल पी होगा, स्टेप्ड कोर। एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर दो। अब देखो एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर क्या हो, दो प्रकार का होता है। पहला इस चीज को समझो ध्यान से, ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की जाती है, ये हमारा है एक इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है और एक हमारा इस तरीके से। आई बात समझो ना, इस तरीके से की जाती है। अब देखो इसमें होता क्या है, बचत क्या होती है, ध्यान सुनो। इसे मान लो अब ये जो कोर होता है, अब इसमें बाइंडिंग जब करेंगे, आई बात समझो, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉपर क्या हो सकता है, क्या होगी मेरी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, कॉपर क्या हो सकता है, क्या होगी मेरी, ज़्यादा होगी। जबकि इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, पतला में आकार में है, यहाँ पे कम कॉपर लगेगा जहाँ, और यहाँ पे इसको पूरा यूटिलाइज कर दिया इस जगह को। ठीक है, आई बात समझ। इससे क्या होगा, ये मशीन जो होगी हमारी स्टेप्ड कोर वाला, ये हमारा कौन सा स्क्वायर हमारा है, ये हमारा कौन है, स्क्वायर कोर है, स्क्वायर कोर है। और ये हमारा क्या है, क्यूरीफॉर्म है। पूरी फॉर्म है। ठीक है, क्यूरी फॉर्म है। देखो अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, कॉपर क्या होता है, क्या कॉपर अमाउंट, पहला पॉइंट इसे लिखेंगे, कॉपर अमाउंट लो। दूसरा लेस वेट, लेस वेट। तीसरा पॉइंट इफिशियंसी क्या होगी हमारी, लो होगी। वहीं पे ये वाली जो मशीन होगी, यहाँ पे क्या होगा, कॉपर अमाउंट क्या होगा हमारा, यहाँ पे कॉपर अमाउंट हाई होगा जी, सॉरी लेस वेट नहीं होगा, मोर वेट होगा। ठीक है ना। एफिशिएंसी क्या होगा हमारे यहाँ पे, लो होगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉपर अमाउंट लो। दूसरा वेट क्या होगा हमारा मशीन का,
हल्का होगा। ट्रांसफार्मर। और तीसरा क्या होगा हमारा, इफिशियंसी क्या होगी हमारी, हाई होगी। इस मशीन की एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, हाई होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एडवांटेज आप कोर स्टेप टू कोर क्या ही है कि स्क्वायर कोर में ऐसा होता है, इसमें ज़्यादा, जिसमें यहाँ पे इसे बना ली स्क्रीन शॉट मान लीजिए, इसको मैं समझाता हूँ। ये असली है हमारा। और देखिए हिमालय यहाँ कब पूरा एक जगह सब जगह सामान लग रहा है ना, इसमें क्या यहाँ कम लग रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, यानी कि पूरा जगह भी यूटिलाइज हो गया, ठीक है। जिससे क्या होगा हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी, कॉपर अमाउंट थोड़ा कम लगेगा, वेट ऐसा क्या होगा, हल्का होगा, ठीक है। तो ये था एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर के, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला स्लाइड हमारा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या हमारा स्लाइड है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में जैसे आपको पता है कि दो वाइंडिंग होती है। ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। कौन सा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है और हमारा क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। जैसा कि अब ये काम कैसे करता है इस बात को जानना है। हम क्या करते हैं, इसमें कोई सपोज करो इसे एसी सोर्स सपोज मान लेते हैं हम इसको एसी सप्लाई सोर्स से जब इसको जोड़ते हैं तो इसमें कुछ वोल्टेज होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा इसमें एक करंट उत्पन्न होता है। करंट क्या होती है हमारी, फ्लो होती है। अब जब करंट फ्लो होती है, जिसके कारण करंट के फ्लो होने के कारण होता क्या है, इसमें एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या होता है हमारा, फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। अब ये फ्लक्स कौन होता है हमारा, हाई होता है। क्या होता है हमारा फ्लक्स मतलब हाई होता है। अब ये क्या होता है, इस वाइंडिंग के साथ लिंकेज करता है, जिसका इसी के साथ इस वाले वाइंडिंग के साथ भी क्या करता है, लिंकेज करता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इसमें भी क्या होता है हमारा I2 करंट क्या होती है हमारी, फ्लो होने लगती है। जब I2 करंट फ्लो होने लगती है, इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF क्या होता है हमारा, E2 उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है हमारा, यहाँ पे E2 EMF उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या होता है, अब ये 5 फ्लक्स है। जब ये फ्लक्स इस जो फ्लक्स होता है इस बाइंडिंग से हमारा जब लिंकेज करता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा E1 EMF यहाँ पर इंड्यूस होता है और इस I2 के कारण E2 यहाँ पर इंड्यूस EMF उत्पन्न होता है। आई बात समझ में। तो ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पे हमारा कार्य करता है। आई बात समझ में। ये तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। आई बात समझ में। अब देखो कह रहा है कि फराडे का ये ट्रांसफार्मर का पूरा हो गया। अब एक चीज़ और जान लेते हैं हम इसमें कि यहाँ पे क्या होता है, N1 टर्न होता है और यहाँ मान लो N2 टर्न है हमारा, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अभी मैं थोड़ा सा आगे इसकी चर्चा कर लूँगा मैं, लेकिन अभी देख लेते हैं हम लोग फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहता है कि फराडे हैं और उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही कहता है जब कभी भी व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव स्पेस, यानी कि जो रिलेटिव स्पेस टाइम वेरिएशन के हिसाब से होता है, तो क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड और सेटअप कंडक्टर ऑन ईएमएफ फील्ड इंड्यूस। देखिए कहने का सेंस है यानी कि फ्लक्स यहाँ पे मूवेबल है ना, और ये हमारा क्या, हमारा ये बाइंडिंग हमारी क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। बाइंडिंग हमारी क्या है, स्टेशनरी है। इसी के कारण क्या होता है हमारे यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज होता है। इसको क्या कहते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। आई बात समझ में। अगर हम ये कहें कि इस बाइंडिंग को मूवेबल कर दें और फ्लक्स को स्थिर कर दें, जैसे कि हमारा डीसी जनरेटर में होता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है कि इस तरीके से होता है ना, देखिए डीसी जनरेटर में क्या होता है कि ये एन होता है और एस होता है, एन है और एस है। यहाँ पे चुंबक ऐसे जाता रहता है फ्लक्स हमारा, ठीक है। इसके बीच में कॉइल होती है। कॉइल क्या होती है हमारी, घूमती है। तो हमारा क्या कहता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहलाता है कि यहाँ पे जो हमारा बाइंडिंग है वो हमारी क्या है, स्टेशनरी होती है। बाइंडिंग क्या होती है हमारी यहाँ पे, स्टेशनरी होती है। और फ्लक्स क्या होता है, थोड़ा हमारा रिलेटिव स्पेस के हिसाब से करता है, स्पीड करता है, बाइंडिंग को कट करता है। फ्लक्स क्या करता है, लिंकेज करता है। फ्लक्स लिंकेज के कारण क्या होता है, इसमें ईएमएफ क्या होता है हमारा, इंड्यूस होता है, ठीक है। ये हमारा क्या फराडे का फर्स्ट लॉ है, फराडे का फर्स्ट लॉ है। अच्छा उसके अलावा इसको मिटाता हूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ
जनरेट ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ को जनरेट होने के लिए आपको क्या क्या बेसिक होने चाहिए, सबसे पहले मतलब क्या क्या जरूरत होना चाहिए, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें हैं कि मान लीजिए इसको मिटाता हूँ मैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा पूरा, और मैं मिटाता हूँ इसको, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। देखिए पहले बात मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड हमारा कह रहा है, यानी कि मान लो एन है और एस है, एन हो गया और एस हो गया, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारा किसके उत्पन्न के लिए, ईएमएफ को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। या फिर सेट ऑफ कंडक्टर कहने कैसे, बाइंडिंग आर्मेचर वाला हो गया ना, आर्मेचर हो गया, आई बात समझ में, वाइंडिंग। अगला रिलेटिव टाइम और स्पेस, यानी कि रिलेटिव टाइम स्पेस होना चाहिए कि इसके हिसाब से घूमना चाहिए, ठीक है। यानी कि या तो हम इसी को घुमाते चलें, यानी कि जो हमारा ये है ना फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को घुमा दें तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, या फिर हम इसको घुमा दें तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। आई बात समझे ना, ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है। सेट ऑफ कंडक्टर मतलब आर्मेचर हो गया या फील्ड वाइंडिंग हो गई, आई बात समझे ना, ठीक है। अच्छा उसी में क्या कर रहा है कि स्टैटिकली इंड्यूस क्या कहलाता है कि द ईएमएफ इंड्यूस इन ए सेट ऑफ कंडक्टर, यानी कि जब किसी चालक में ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू रिलेटिव टाइम वेरिएशन, यानी कि हमारा उस फ्लक्स लिंकेज, उसमें फ्लक्स लिंकेज कर रहा है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ किससे कहते हैं, ईएमएफ इंड्यूस इन ए सेट ऑफ कंडक्टर, यानी कि सेट ऑफ कंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस होता है तब जब हमारा विद रिस्पेक्ट टू स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो, स्थिर अवस्था में, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो हमारा स्थिर अवस्था में हो, यानी कि वहाँ पे डीसी जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्थिर अवस्था में होती है ना, एन और एस क्या होता है हमारे स्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक। अगला कह रहा है, इसका एग्जांपल क्या होता है, डीसी जनरेटर होता है। अगला सेकंड लॉ ऑफ फैराडे लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो फैराडे का सेकंड लॉ कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि फार्मूला क्या कहलाता है कि ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ई बराबर क्या होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, फार्मूला लिख लेंगे ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है, ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ओके। यानी कि सेकंड ला क्या कहता है, मैग्नीट्यूड किसी भी या वोल्टेज या करंट कोई मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स है इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा हमारा, तो क्या कहता है उसके पुल करता है, ठीक है। और यहाँ ई क्या है, इसके क्या विरोध में ना माइनस एन क्या है ना, ठीक है। तो लेंज का नियम क्या कहलाता है, लेंज का नियम वो है जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी के क्या करता है हमारा विरोध करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर अभी बना था जॉन सिंदर का, मिटा दिया मैं अभी बताया हूँ ना, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे V1 है, ठीक है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे सप्लाई दी गई है ऐसे करके, यही मैंने बताया ना, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, इसमें AC सोर्स से जोड़ते हैं, I1 करंट फ्लो होती है, इसमें वोल्टेज आता है तो, ठीक है। अब फ्लक्स उत्पन्न इस चालक में क्या होता है, I1 का धारा प्रवाहित होती है, इसमें क्या होता है फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब फ्लक्स क्या करता है, इस वाइंडिंग में भी लिंकेज होता है, इस वाइंडिंग में लिंकेज होता है, और जब इस वाइंडिंग में जाता है तो इसमें I2 करंट फ्लो होने लगती है। अगर I2 फ्लो हो देती है तो इसी कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है E2, ठीक, और यहाँ पे क्या होता है E1 ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब जो ये E1 है, इस V1 का क्या करता है, विरोध करता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, V बराबर E1, ये क्या होता है A1, आए समझ में, ओके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको पूरा मिटा देते हैं, इसे पूरा नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब थोड़ा बेसिक प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग पूरा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं कल बता रहा था स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, थोड़ा सा और उसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। हम मान लेते हैं स्टेप अप लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा टर्म होता है हमारा, देखिए यहाँ पे I1 करंट फ्लो होगा, E1 ईएमएफ इंड्यूस होगा, E2 इंड्यूस होगा, यहाँ पे क्या होगा I2 करंट फ्लो होगा, यहाँ पे V2 उत्पन्न होगा, यहाँ पे V1 उत्पन्न होगा, यहाँ पे N1 नंबर ऑफ टर्न होगा और N2 नंबर ऑफ टर्न होगा, ठीक है ना। आई बस में स्टेप अप के लिए मतलब शर्त क्या है,
शर्त यही है कि जो N1 की नंबर ऑफ टर्न हमारा है लेस देन N2, इस कंडीशन में हमारा क्या ये हमारा स्टेप अप है, स्टेप अप। स्टेप डाउन कब होगा? जब N1 ऐसे हो, सॉरी, N1 इज ग्रेटर देन N2, ये हमारा क्या होगा? हमारा स्टेप डाउन। ठीक है, अब देखिए कौन कौन क्या क्या है, सभी को जान लेते हैं। ठीक है ना, सभी को मैं लिख देता हूँ। I1, I2, V1, V2, E1, E2, N1, N2, 5। ठीक है ना, सभी के बारे में लिखता हूँ। I1 क्या हमारा? प्राइमरी करंट है, प्राइमरी करंट। I2 क्या हमारा? सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी करंट। ये हमारा क्या है? प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी। ये हमारा क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज। ये हमारा क्या है? प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमारा क्या है? सेकेंडरी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। ये हमारा क्या है? सेकेंडरी नंबर ऑफ हाई क्या हमारा? फ्लक्स, सेट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स। ठीक है, ये था ट्रांसफार्मर का हमारा ये पूरा क्लास। कल हम क्या पढ़ेंगे? ईएमएफ इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे और लोगों को लाभ सके। ठीक है, क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।